नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की एनसीईआरटी के सिलेबस में निर्धारित पाठ्य पुस्तक आरोह के अंतर्गत कल 6वां पाठ हम पढ़ रहे थे, जिसके लेखक हैं कृष्णनाथ और पाठ का शीर्षक था स्पीति में बारिश। काफ़ी लंबा यह हो गया था तो वीडियो बीच में रह गया था। इसके आगे का भाग हम आज की कक्षा में पूरा करेंगे। अब थोड़ा सा पीछे से 2 लाइन पीछे से ही हम देखेंगे। मध्य हिमालय की जो श्रेणियां स्पीति को घेरे हुए हैं, उनमें से जो उत्तर में है उसे 12 लाचा श्रेणियों का विस्तार समझें। यदि इस पाठ में से प्रश्न आता है तो हल्का सा आपको कठिन पड़ेगा, अतः जो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों को मैं कहना चाहूंगी कि आप 2 बार इसको पढ़ लें। 12 लाचा दर्रे की ऊंचाई का अनुमान 16,221 फीट से लगाकर 16,500 फीट का लगाया गया है। इस पर्वत श्रेणी में 2 चोटियों की ऊंचाई 21,000 फीट से अधिक है। दक्षिण में जो श्रेणी है वह माने श्रेणी कहलाती है। इसका क्या अर्थ है? दक्षिण की श्रेणी क्या कहलाती है? माने। इसका क्या अर्थ है? कहीं यह बौद्धों के माने मंत्र के नाम पर तो नहीं है। ओम मणि पद्मे हम इनका बीज मंत्र है। इसका बड़ा महात्म्य है, इसे संक्षेप में माने कहते हैं। कहीं इसी श्रेणी का नाम इस माने के नाम पर तो नहीं है? अगर नहीं है तो करने जैसा है। यहाँ इन पहाड़ियों में माने का इतना जाप हुआ है कि यह नाम उन श्रेणियों को दे डालना ही सहज है। आगे कृष्णनाथ जी लिखते हैं, इंपीरियल गजेटियर में माने श्रेणी की ऊंचाई 21,646 फीट बताई गई है। यह तो इस श्रेणी की किसी चोटी की ऊंचाई होगी, पूरी श्रेणी की ऊंचाई तो एक नहीं होगी। इसमें जो छोटी छोटी चोटियां हैं उनकी ऊंचाई भी 17,000 फीट से अधिक है। कई गांव समुद्र की सतह से 13,000 फीट से ऊंचे बसे हैं। 1 या 2 14,000 फीट की ऊंचाई पर हैं। यह मध्य हिमालय है, इसमें स्पीति स्थित है। तो परीक्षार्थी ध्यान दें, आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं केवीएस की परीक्षा में पूछा जाएगा कि स्पीति कहाँ स्थित है। हिमालय पे, उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में, मध्य हिमालय में। आपको कोई भी ऑप्शन दिया जा सकता है। आपका सही उत्तर होगा स्पीति मध्य हिमालय में स्थित है। इसके पार बहा हिमालय दिखता है। इसकी एक चोटी 23,064 फीट ऊंची बताई जाती है। इसमें कई चोटियां 20,000 फीट से भी अधिक ऊंची हैं। मैं ऊंचाई के माप के चक्कर में नहीं हूं, न इनसे होड़ लगाने के पक्ष में हूं। वह एक बार लोसर में जो कर लिया सो बस है। इन ऊंचाइयों से होड़ लगाना मृत्यु है। हाँ, कभी कभी उनका मान मर्दन करना मर्द और औरत की शान है। मैं सोचता हूँ कि देश और दुनिया के मैदानों से और पहाड़ों से युवक युवतियां आएं और पहले तो स्वयं अपने अहंकार को गलाएं, फिर इन चोटियों के अहंकार को चूर करें। स्पीति में बारिश पाठ में लेखक वर्तमान आधुनिक जो युवाएं हैं उनसे क्या आशा करता है? वह आशा करता है कि मैदानी भागों से युवक युवतियां आएं, पहले स्वयं के अहंकार को गलाएं और फिर इन चोटियों को, यानी इन चोटियों पर चढ़ाई करके इन्हें विजित कर लें। जैसे एवरेस्ट की चढ़ाई करते हैं वैसे ही उस आनंद का अनुभव करें जो साहस और कुवत से यौवन में ही प्राप्त होता है। अहंकार का मामला नहीं है। यह माने की चोटियां बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई हैं। युवक युवतियां किलोल करें तो यह भी हर्षित हो। अभी तो इन पर स्पीति का आर्तनाद जमा हुआ है। वह इस युवा अट्टहास की गर्मी से कुछ तो पिघले। यह एक युवा निमंत्रण है। अब ये जो ऊपर मंत्र दिया है ना, ओम मणि पद्मे हुम, यह ध्वनि मंत्र है जो ध्यान साधना के लिए प्रयुक्त होता है। बोधिसत्व आर्य अवलोकितेश्वर ने इस मंत्र का सबसे पहले उच्चारण किया था। इसके उच्चारण से करुणा की उत्पत्ति होती है। तो अभी इन पहाड़ों पे क्या है कि लामा जो है वो अपनी साधनाएं करते रहते हैं और लेखक चाहता है कि वो तो साधनाएं करते रहते हैं, उससे शांति ज़्यादा हो गई है। थोड़े से नव युवक युवतियाँ आएँ, इन पे चढ़ाई करें, यहाँ पर्यटन की दृष्टि से भी आएँ, ताकि इसमें भी आनंद की लहर दौड़े। स्पीति का यहाँ पे चित्र दिया हुआ है। उस समय ऐसा ही कैमरा था।
ऐसा चित्र दिया हुआ है। अब जब हम इस यात्रा वृत्तांत को पढ़ रहे हैं तो राहुल सांस्कृत्यायन का बहुत ही सुंदर यात्रा वृत्तांत हमने पढ़ा था, तिब्बत की यात्रा। वह भी इसी चैनल पे है, आपके सिलेबस में है। आप नेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हो केवीएस के साथ, या आपके अन्य मित्र कर रहे हो तो ज़रूर पढ़ें। आरपीएससी लेक्चरर के सिलेबस में भी है, तो कई सिलेबस में है, एमए के सिलेबस में भी है तिब्बत की यात्रा। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। आपके एमए बीए के सिलेबस सहित जितने भी नाटक, निबंध, उपन्यास, कहानियाँ, पुराने पेपर, प्रैक्टिस सेट, आरपीएससी के, यूपीपीजीटी के, नेट के, सब कुछ चैनल पर उपलब्ध है। और प्रतिदिन मैं आपको प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करवाती रहती हूँ। अब केवीएस में तो क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास हटा दिया गया है, लेकिन अन्य परीक्षाओं के फॉर्म भी आप भर रहे हैं तो उसके लिए वो प्रैक्टिस सेट करें। इसके अलावा इसी चैनल का दूसरा भाग है हिंदी बुकशाला, जहां आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट किताबें उपलब्ध है, तो प्लेलिस्ट से चेक करते रहिए। बाकी याद रह गया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मैं दे दूंगी। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि केबीएस के अलावा आपने कौन सी परीक्षा का फॉर्म भरा है। आप 11th-12th के लिए इन केबीएस की बुक्स इन एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ रहे हैं या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए, आप जरूर लिखें। लाहुल की तरह ही स्पीति में भी 2 ही ऋतुएं होती हैं। कहीं मैंने षड ऋतुओं का बखान किया है, वह अभ्यास दोष के कारण है। यहाँ जून से सितंबर तक की एक अल्पकालिक वसंत ऋतु है, शेष वर्ष शीत ऋतु ही होती है। बसंत में जुलाई में औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड और शीत में जनवरी में औसत तापमान 8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। औसत से कुछ अंदाज नहीं लगता। बसंत में दिन गर्म होता है, रात ठंडी होती है। शीत में क्या होता है इसकी कल्पना ही की जा सकती है, कभी रहकर देखा जा सकता है। स्पीति में बसंत लाहुल से भी कम दिनों का होता है। बसंत में भी यहाँ फूल नहीं खिलते, ना हरियाली आती है, ना वह गंध होती है। दिसंबर से घाटी में फिर बर्फ पड़ने लगती है, अप्रैल मई तक रहती है। यहाँ ठंडक भी लाहुल से ज्यादा पड़ती है। नदी नाले सब जम जाते हैं और हवाएं तेज चलती हैं। मुंह, हाथ और जो खुले अंग हैं उनमें जैसे हवा शूल की तरह चुभती है। स्पीति में लाहुल से भी कम वर्षा होती है। मध्य हिमालय मानसून की पहुंच के परे है। यहाँ बरखा बहार नहीं है। कालिदास को अपने ऋतु संहार में यहाँ वर्षा का तो संहार ही करना पड़ेगा। कालिदास में वर्षा का क्या ठाठ है। यह वर्षा वर्णन इस प्रकार शुरू होता है, कालिदास में नहीं, यहाँ पर होगा ऋतु संहार में। वर्षा वर्णन कैसा है देखिए ऋतु संहार में। अब प्रतियोगी परीक्षार्थी ध्यान दें, पूछा जाएगा कि कौन से पाठ में कालिदास के ऋतु संहार की वर्षा ऋतु का वर्णन है। तो वह पाठ है स्पीति में बारिश। कौन से लेखक ने किया है? कृष्ण जी ने, इनका नाम है कृष्णदास जी ने। ठीक है, क्या क्या लिखा है कालिदास ने, उसका हिंदी अर्थ दिया है। प्रिय जल की फुहारों से भरे बादलों के मतवाले हाथी पर चढ़ा हुआ, चमकती हुई बिजलियों की झंडियों को फहराता हुआ, बादलों की गरज के नगाड़े बजाता हुआ, यह कामी जनों का प्रिय पावस राजाओं का सा ठाट बाट बनाकर आप पहुंचा। प्रिय पावस यानी वर्षा ऋतु। यह पावस यहाँ नहीं पहुंचता है। कालिदास की वर्षा का शोभा विंध्याचल में है। कालिदास की वर्षा की शोभा कहाँ है? विंध्याचल में है, हिमाचल की इन मध्य घाटियों में नहीं है। मैं नहीं जानता कि इसका लालित्य लाहुल स्पीति के नर नारी समझ भी पाएंगे या नहीं। वर्षा उनके संवेदन का अंग नहीं है। वह ये जानते नहीं कि बरसात में नदियां बहती हैं, बादल बरसते हैं, मस्त हाथी चिंघाड़ते हैं, जंगल हरे भरे हो जाते हैं। अपने प्यारों से बिछड़ी हुई स्त्रियां रोती कलपती हैं, मोर नाचते हैं, बंदर चुप मारकर गुफाओं में जा छिपते हैं। ये स्पीति के लोग नहीं जानते क्योंकि वहां बारिश नहीं होती। क्यों नहीं जानते? क्योंकि वहां बारिश नहीं होती। अगर कालिदास यहाँ आकर कहें कि अपने बहुत से सुंदर गुणों से सुहानी लगने वाली, स्त्रियों का जी खिलाने वाली, पेड़ों की टहनियां और बेलों की सच्ची सखी तथा सभी जीवों का प्राण बनी हुई वर्षा ऋतु अपने मन की सब साधें पूरी करें, तो शायद स्पीति के नर नारी यही पूछेंगे कि यह देवता कौन है, कहाँ रहता है, यहाँ क्यों नहीं आता। स्पीति में कभी कभी बारिश होती है।
किंतु वर्षा ऋतु यहाँ मन की साध पूरी नहीं करती। धरती सूखी, ठंडी और बंध्या रहती है। स्पीति में साल में एक फसल होती है। मुख्य फसलें हैं दो किस्म की, जौ, गेहूं, मटर और सरसों। इसमें भी जौ मुख्य है। सिंचाई का साधन पहाड़ों से आ रहे नाले हैं, ये उन पर बनाए हुए कूल हैं। ये नालियां पहाड़ों के किनारे किनारे बहुत दूर तक जाती हैं। स्पीति नदी का तट इतना चौड़ा है कि इसका पानी किसी काम में नहीं आ पाता। स्पीति में ऐसी भूमि बहुत है जो खेती के लायक बनाई जा सकती है। शर्त इतनी है कि इसके लिए स्पीति में जल उलीचा जाए या फिर पानी का कोई और स्रोत पहुंचा जाए। स्पीति में कोई फल भी नहीं होता। मटर और सरसों को छोड़कर कोई सब्जी नहीं होती। शायद ऊंचाई, वायुमंडल के दबाव में कमी, ठंड की अधिकता, वर्षा की कमी वगैरह के कारण यहाँ पेड़ नहीं होते। इसीलिए स्पीति विशेषकर नंगी और वीरान है। वर्षा यहाँ एक घटना है। यह सुखद एक संयोग है। हम काजा के डाक बंगले से सो रहे थे तो लगा कोई खिड़की खटका रहा है। आधी रात का भी पिछला पहर है। इस समय कौन है? लैंप की लौ तेज की, खिड़की का एक पल्ला खोला। लैंप की लौ तेज की और खिड़की का एक पल्ला खोला तो तेज हवा का झोंका मुंह और हाथ को जैसे छीलने लगा। मैंने पल्ला भिड़ा दिया, उसकी आड़ से देखने लगा। देखा कि बारिश हो रही है। मैं उसे देख नहीं रहा था, सुन रहा था। अंधेरा, ठंड और हवा का झोंका आ रहा था। जैसे बर्फ का अंश लिए तुषार जैसी बूंदें पड़ रही थी। जैसे नगाड़े पर थाप पड़ रही थी। दुंग छेन को हवा बजा रही थी। महाशंख की ध्वनि घाटी में तैर रही थी। स्पीति की घाटी में वर्षा हो रही थी। कमरे में ठंड बढ़ रही थी। मैं बिस्तर में पड़ा मालूम नहीं कब सो गया। सुबह उठा, चाय पीते पीते सुना कि स्पीति के लोग कह रहे थे कि हमारी यात्रा शुभ है। स्पीति में बहुत दिनों बाद बारिश हुई। तो यह स्पीति की बारिश, उसी पाठ का समापन है। यहाँ आपका जो है पाठ समाप्त हो जाता है। इसके प्रश्न उत्तर आपको फिर करवाएंगे और बाकी प्रतियोगी परीक्षाओं में तो आपके प्रश्न उत्तर इस तरीके के आएंगे नहीं। जो आएंगे वो पाठ के मध्य में मैं बताती चल रही हूँ। इसके अलावा आपका ये जब सारे पाठ में पढ़ा दूंगी उसके बाद आपके लिए प्रैक्टिस सेट्स तैयार करूंगी। उसमें मैं इसके जो पीछे के पाठ के जो शॉर्ट प्रश्न उत्तर दिए गए हैं या पाठ के मध्य में से भी जो पूछे जा सकते हैं उन सबको तैयार करके आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी। आशा करती हूँ आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जो मित्र इन वीडियोस को शेयर कर रहे हैं अन्य लोगों तक, उन सब के लिए बारंबार धन्यवाद और आप लाइक करते रहिए। मिलती हूँ आपसे हिंदी बुकशाला पर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।